हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ गया हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 देखते हैं। 6 इससे पहले हो चुके हैं, सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नहीं देखा है तो और मेरे साथ एंड तक देखो। इसमें जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। डेली की तरह जीएस के ही क्वेश्चन रखता हूँ और अब इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपके साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसे अच्छे से करना कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड अधिनियम कब प्रभावी हुआ था और कब का अधिनियम है ये। तो देखो, ये जो एसईजेड अधिनियम है वैसे तो ये 2005 का है, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 10 फरवरी 2006 को। कब? 10 फरवरी 2006 से ये प्रभावी हुआ था। देखो, प्रभावी डेट भी पूछी जाती है और अधिनियम भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब का है तो इसे लगाना है आपको कि 2005 का है, और प्रभावी डेट पूछी जाए तो ये आपको लगाना है 10 फरवरी 2006 को प्रभावी हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब इसमें कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पूर्व की ओर देखो जो नीति है भारत की, उसके बारे में ये कथन दिए हुए हैं, ये देखना है इस नीति से संबंधित कौन से सही होते हैं। जैसे देखो, इसमें पहला कथन है आपके सामने कि ये जो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति है, इसके संबंध में कि यह भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है क्या। और दूसरा है इसमें भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को बनना चाहता है क्या। देखो, ये सेकंड तो बिल्कुल गलत हो जाता है, आपको देखने में ही लग रहा होगा कि भारत शीत युद्ध समाप्त होने से शून्य जो उत्पन्न शून्य हुआ था यानी शून्यवाद जो फैल गया था उस टाइम में, उसको समाप्त करना चाहता है क्या। देखो, ये जो ये पूर्व की ओर नीति आई थी, पूर्व की ओर देखो नीति आई थी 1991 में आई थी, और 1991-92 में ही शीत युद्ध हुआ था। भले ही ये मत समझ लेना कि दोनों एक ही टाइम के हैं तो उस वजह से संबंध हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीति भी 1991 की और शीत युद्ध भी 91-92 में हुआ था, अमेरिका और रूस के मध्य जो हुआ था, यूएसएसआर के। ठीक है। और तीसरा है इसमें भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है क्या। तो देखो, ये सही हो जाता है। तो इसका ये दूसरा, पहला और तीसरा ये दो सही हैं, और ये जो दूसरा है ये गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। जो भारत में मौलिक कर्तव्य हैं, पढ़े होंगे आपने अच्छे से, वो सभी किसके द्वारा जोड़े गए थे। आर्टिकल 51A में या 51 का में दिया हुआ है इनका उल्लेख। तो बता दूं, ये जो जोड़े गए थे ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जोड़े गए थे। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और जब ये जोड़े गए थे कुल 10 जोड़े गए थे, अब वर्तमान में 11 हैं। 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हुआ था 2002 में। कब? 2002 में। और ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि उसमें क्या प्रावधान किया गया था। तो आपको बता दूं, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को माता पिता, उसके अभिभावक, उसके अलावा संरक्षक को उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना अभिभावकों, माता पिता, संरक्षकों का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था। ठीक है, तो समझ सकते हो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का। अब देखो आगे क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। वित्त आयोग के बारे में पढ़ा हुआ आपने भारत में, तो आर्टिकल 280 कहता है वित्त आयोग के बारे में। और राज्य में भी पूछा जाता है, राज्य में, तो राज्य में ये दिया हुआ है आर्टिकल 243I में। किस में? 243I में दिया हुआ है, आपको पता होगा। इन सभी को अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो, वित्त आयोग के बारे में इसमें पहला स्टेटमेंट है या पहला ऑप्शन है कि वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है क्या। तो देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ये भी कुछ नहीं है। तीसरा है इसमें, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो देखो, ये भी गलत हो जाता है। और ऑप्शन डी में उपरोक्त सही कोई भी नहीं, तो यही जवाब हो जाएगा इसका। तो देखो, इसके बारे में बताऊं मैं आपको कि वित्त आयोग के बारे में याद कर लेना। जो वित्त आयोग के कार्य पूछे जा सकते हैं उसमें से समझ लेना आप कि वित्त आयोग के जो कार्य होते हैं ये संघ और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करता है। इसके अलावा ये भारत की संचित निधि से धन का बंटवारा भी करता है, यानी भारत की संचित निधि से धन का बंटवारा करना भी इसका कार्य है वित्त आयोग का। इसके अलावा भारत की आकस्मिक निधि से
धन का बंटवारा करना भी है। इसके अलावा राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना भी है। तो समझ सकते हो ये 4-5 कार्य हैं इसके। और इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, जो इसका सदस्य या अध्यक्ष बनता है। तो समझ सकते हो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और आयु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। इसके अलावा देखा जाए तो सभी जितने भी आयोग हैं उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। देखो इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना कि वित्त आयोग ही एकमात्र ऐसा आयोग है जिसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। इसके अलावा जितने भी आयोग हैं उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। वित्त आयोग का लगाना है 5 वर्ष ओनली, बाकी सभी आयोगों का 6 वर्ष। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो कथन है इन पर विचार करना है कि शिक्षा का अधिकार है पहला, दूसरा है इसमें समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, और तीसरा है इसमें भोजन का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, और तीसरा है इसमें भोजन का अधिकार। तो अब आगे देखना है कि मानव अधिकारों के व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपरोक्त में से कौन सा या कौन से मानव अधिकार या अधिकारों में आते हैं। मानव अधिकारों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र में महासभा में दिए गए थे, जो मौलिक वो मानव अधिकार दिए गए थे विश्व की जनता को, आपने देखे पढ़े होंगे अच्छे से मानव अधिकार। इसी वजह से 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, क्योंकि वो 10 दिसंबर 1945 को दिए गए थे यूएनओ में। ठीक है, तो उसी से संबंधित समझ सकते हो। ये आगे ऊपर दिए हुए हैं ये तीनों अधिकार, क्या ये उसमें आते हैं? क्या शिक्षा का अधिकार उन यूएनओ के मानवाधिकारों में आता है? क्या समानता का जो समानता के साथ सार्वजनिक सेवा का प्राप्त करने का अधिकार है, और भोजन का अधिकार, ये तो याद रखना ये तीनों ही आते हैं उसमें। बता दूं इसके बारे में कि ये जो तीनों अधिकार दिए हुए हैं ये उसमें यूएनओ के अंतर्गत तीनों ही आते हैं। और इसमें बताऊं आपको कि उसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं जो यूएनओ के द्वारा यानी महासभा में जो मौलिक जो मानवाधिकार दिए गए थे उसमें कुल 30 अनुच्छेद रखे गए। कितने? और उसमें समझ सकते हो कि ये जो आपके सामने शिक्षा का अधिकार है, मानवाधिकार यूएनओ में, इसका उल्लेख किया गया उसमें आर्टिकल 26 में। इसके अलावा ये समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का जो अधिकार है इसका उल्लेख किया उन्होंने 21वें आर्टिकल में, और उसके अलावा ये भोजन का जो अधिकार है इसका उल्लेख किया था आर्टिकल 25 में। ठीक है, कुल उसमें 30 अनुच्छेद हैं, यानी समझ सकते हो मानवाधिकार जो अधिकार दिए गए थे उनके लिए। ये अपना संविधान जो है उससे मत समझ लेना इसको। आगे देखो, भारत में महानगर योजना समिति, इसके बारे में ये आपके सामने कथन दिए हुए हैं और विचार करना है कि महानगर योजना समिति जो है इससे संबंधित इसमें कौन सा सही बैठता है। देखो पहला है इसमें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है जो ये महानगर समिति है। क्या ये भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है? तो देखो आपने संविधान संशोधन तो अच्छे से पढ़े होंगे, जैसे 73वां 74वां, तो ये तो दोनों फेमस ही संविधान संशोधन हुए हैं पंचायतों से और नगरपालिकाओं से। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन है, ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके बारे में बता दूं, इसके द्वारा महानगरों में प्रावधान किया गया, यानी आर्टिकल 243 खा कुछ ऐसा ही है, 243 ही समझ लो, उसमें महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया। किसमें? आर्टिकल 243 में। इंपोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 243, दोबारा से बोल रहा हूँ, आर्टिकल 243 याद रखना। महानगर योजना समिति का उल्लेख है आर्टिकल 243 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित की जाती है। जब आर्टिकल 243 में इसका उल्लेख है तो ये सही हो जाता है। दूसरा है इसमें उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, तो बिल्कुल करती है, ये भी सही हो जाता है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व होता है। तो देखो प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व, तो ये गलत हो जाता है इसका। 1 और 2 सही होंगे इसके ओनली। कौन से? 1 और 2, ऑप्शन ए। आगे देखो, लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? देखो लेखानुदान और अंतरिम बजट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये दोनों याद कर लेना, लेखानुदान और अंतरिम बजट। देखो पहला ऑप्शन है इसमें कि स्थायी सरकार, यानी लेखानुदान और अंतरिम बजट के बारे में, कि स्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है क्या, और जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है क्या।
और दूसरा इसमें लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो देखो इसमें कौन सा सही हो सकता है। देखो इसके बारे में पहले जान लो कि ये जो लेखानुदान है, लेखानुदान क्या है। देखो लेखानुदान संसद में एक विनियोग विधेयक के द्वारा, यानी विनियोग विधेयक को पारित करके लेखानुदान को लेखानुदान लिया जा सकता है। और ऐसे समझ सकते हो कि संसद में विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात ही ये संचित निधि से रकम सरकार द्वारा निकाली जा सकती है, संसद की संचित निधि से। देखो संचित निधि के बारे में पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल 266 में है, और ये आकस्मिक निधि दूसरी है, आकस्मिक निधि वो आर्टिकल 267 में है। ये दोनों याद कर लेना, संचित निधि आर्टिकल 266 में और आकस्मिक निधि 267 में। और ये जो आकस्मिक निधि होती है इस पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो ये जो अग्रिम विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जा सकता है ये लेखानुदान। लेकिन जैसे लेखानुदान के लिए ये विनियोग विधेयक पेश तो कर दिया, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है। उससे पहले ही अगर सरकार को धन की आवश्यकता पड़ जाए तो तब क्या करोगे। तो अगर ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ जाए तो सरकार, पता है क्या क्या होता है फिर, लोकसभा में अनुच्छेद है, लोकसभा में ये होता है कि आर्टिकल 116 में दिया हुआ है, 116 के काम में कि सरकार यानी जो जैसे ज़रूरत पड़ जाए पहले, तो इससे पहले लेखानुदान या लेखा अनुमोदन पारित करके सरकार को एक अग्रिम राशि मंजूर कर दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 116 का के तहत अगर जब तक लेखानुदान पारित ना हुआ हो तो उससे पहले भी धन की जरूरत पड़ जाए तो आर्टिकल 16 का कहता है कि सरकार को पहले ही अग्रिम राशि मंजूर कर दी जा सकती है। कैसे, लेखानुदान या लेखा अनुमोदन पारित करके। देखो तो ये पहला तो इसमें क्या दिया हुआ है, अब स्टेटमेंट देखते हैं सही है या गलत है। देखो पहले को पढ़ो कि स्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है। देखो बता दूं कि अंतरिम जो बजट होता है सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में पेश किया जाता है जब सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं होती है। यानी जो ये अंतरिम बजट है ये कब पेश किया जाता है, ये ऐसी स्थिति में पेश किया जाता है जब सरकार पूर्ण बजट पेश करने की स्थिति में नहीं होती है, या फिर जैसे समझ सकते हो, जैसे या तो सरकार कार्यवाहक सरकार है या फिर सरकार का गठन ऐसे समय हुआ है जब उस वित्तीय वर्ष का बजट पेश नहीं किया जा सकता है। समझ सकते हो। तो पहला तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट के बाद पूर्ण बजट पेश करना आवश्यक होता है। याद रखना, अगर अंतरिम बजट पेश कर दिया है तो उसके बाद पूर्ण बजट पेश करना भी आवश्यक होता है। और देखो लेखानुदान सरकार के बजट, दूसरा है इसमें कि लेखानुदान सरकार के बजट व्यय के पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय अथवा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों, लेखानुदान में तो केवल व्यय का हिसाब किताब होता है, जबकि जो अंतरिम बजट होता है इसमें आय और व्यय दोनों का लेखा रहता है। यानी देखो अंतरिम बजट तो छोटा होता है और लेखानुदान तो छोटा होता है और ये अंतरिम बजट एक तरह से समझ सकते हो बड़ा होता है। यानी लेखानुदान में तो केवल व्यय का हिसाब होता है, जबकि अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों का हिसाब होता है। तो इस वजह से ओनली इसका सेकंड सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखो, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं, जिससे उनकी संख्या 22 हो गई। देखो आपने संविधान में देखी होंगी कि संविधान में कुल 22 भाषाएं वर्तमान है और इनका जो उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में किया गया है। जो पहले वर्तमान में पहले देखा जाए तो पहले थी कुल 14, कितनी थी 14, अब वर्तमान में 22 हैं। तो 14 से 22 हुई तो संविधान संशोधन तो हुए होंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी संसद की भाषा क्या है। तो याद रखना संसद की भाषा है आर्टिकल 120। मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको कि वो आर्टिकल 120 में प्रावधान है संसद की भाषा का, और संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी दोनों हो सकती है। इसके अलावा अगर संसद में कोई सांसद अपनी मातृभाषा में बोलना भी चाहता है तो उसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है। किससे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से। याद रख लेना इसके बारे में। देखो संविधान की जो मूल भाषाएं थीं उसके बारे में बता दूं, पता होगा, हिंदी थी, संस्कृत, उर्दू, उसके अलावा गुजराती भी थी, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमिया, बंगला और एक पंजाबी। तो ये 14 भाषाएं थीं। इसके अलावा फिर आगे पहला इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 21वां। कौन सा 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर आगे
नहीं 21वां हुआ था, मैंने 71 बोल दिया, वो तो इसे सही कर लेना। 21वां आगे हुआ था, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। फिर हुआ था 2003 में 92वां संविधान संशोधन। देखो ऐसे याद कर सकते हो कि 91वां संविधान हुआ 1992 में, संविधान संशोधन हुआ 1992 में, फिर आगे होगा 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 में। इसके द्वारा जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को, ठीक है। तो समझ सकते हो कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो अब इसमें यही पूछा है कि, एक सेकंड मिटा देता हूँ थोड़ा, एक सेकंड, कि इसमें यह पूछा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ था? तो इसमें संविधान संशोधन ही पूछा है, कौन सा हुआ था वो। तो देखो ऑप्शन सी इसका सही है, 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, और ये 2003 में हुआ। नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 71वें के द्वारा, और सिंधी जोड़ी गई 21वें के द्वारा। आगे देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्य का संचालन। देखो इसमें पहले 3 ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसमें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन जो ना पढ़ा हो तो फिर उसी को लगा दो। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, भारत सरकार के कार्य का संचालन। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा या क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? देखो भारत में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ का है? तो याद रखना ये निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख का, और इसका क्षेत्रफल तकरीबन 1,73,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। भले ही जनसंख्या वहाँ पर कम हो, जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से है। दूसरे स्थान पर आएगा फिर बाड़मेर का, उसका भी क्षेत्रफल है तकरीबन 71,000 वर्ग किलोमीटर के करीब, यानी निर्वाचन क्षेत्र पूछा है इसमें। तो याद रखना सबसे बड़ा है भारत में लद्दाख, जहाँ का क्षेत्रफल 1,73,000। दूसरा फिर बाड़मेर आ जाएगा, राजस्थान में बाड़मेर, और तीसरा आ जाएगा कच्छ, गुजरात में कच्छ, ठीक है। इसका भी क्षेत्रफल काफ़ी है, तकरीबन 41,000-42,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। आगे देखते हैं अब, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे क्या? और दूसरा इसमें, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोक हित याचिका यानी PIL के प्रयोजकों में से एक माने जाते हैं। कौन सा सही है? देखो ये जो न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर जो थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो रहे थे, लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं बने थे, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। दूसरा इसमें, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक हैं क्या? तो ये सही हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? देखो अच्छा क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए किस अनुसूची में प्रावधान है? तो देखो अनुसूचियों को 12 कुल अनुसूचियां हैं, अच्छे से रिवाइज कर लो। बता देता हूँ स्पीड से कि पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम और उसके अधिकार क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी में किया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, इससे प्रावधान किया गया है, या इससे समझ सकते हो कि पेंशन वेतन भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची। तीसरी है शपथ से, किससे? पदाधिकारियों को जो शपथ दिलाई जाती है उससे तीसरी अनुसूची है। इसके अलावा चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, राज्यसभा में जो सीटें आवंटित की जाती हैं जनसंख्या के आधार पर, उससे संबंधित है चौथी। और 5वीं है जो आपके सामने दिया हुआ है, इसमें विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें 4 उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे असम में, नहीं वो तो 6वीं है, सॉरी, ये जो 5वीं अनुसूची है उसमें उल्लेख किया गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। उसके अलावा 6वीं में जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूचियों का बंटवारा है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। 8वीं में दिया हुआ है भाषाओं के बारे में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो 22 भाषाएँ हैं। इसके अलावा 9वीं जो अनुसूची है जिसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा,
नहीं, भूमि उसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 9वीं अनुसूची को पहले के द्वारा। ठीक है, जल्दी में बोल जाता हूँ, 1951 में हुआ था और भूमि सुधार से संबंधित है। 52वें के द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को, जो दल बदल से संबंधित है, पता होगा आपको। और 11वीं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 11वीं को, उसे भी याद कर लेना। वो पंचायतों से संबंधित है और 29 विषय हैं उसमें कुल। उसके अलावा जो एंड अनुसूची है 12वीं, उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 1992 में ही हुए थे ये 73वां और 74वां। उसमें कुल 18 विषय हैं जो 12वीं अनुसूची है। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब 5वीं अनुसूची है।